हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। हम पढ़ रहे हैं BPA 102 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इसके अंदर हम देखने वाले हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 4 है और BPA 102 सीरीज का पार्ट 7 है। आज का टॉपिक होने वाला है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का। लैंड रेवेन्यू, चाहे आज की बात करें या फिर पुराने टाइम की बात करें, हमेशा से एक प्राइमरी सोर्स रहा है इनकम का। सरकार के पास, सेंटर के पास एक बहुत बड़ी अमाउंट आती है रेवेन्यू से। इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है और हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, रेवेन्यू सिस्टम को, चाहे वो फिर ट्रेडिशनली हो या आज का रेवेन्यू सिस्टम हो। द स्टेट एंड द कल्टिवेटर वर टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर क्या होता है, रेवेन्यू आप किससे लेंगे? एक तरफ स्टेट होगा जिसको भी आप सरकार बोल रहे हो एंड दूसरी तरफ हम बात करने वाले हैं कल्टीवेटर्स की, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं थे ना, टाटा अंबानी के सबसे ले रहे हैं। पहले कल्टीवेटर्स से ही मेनली रेवेन्यू लिया जाता था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मुगल टाइम की। The right of the state to share of the produce was recognized as a principle of political economy from times immemorial. तो बहुत पता भी नहीं है कितने सालों से ये चला जा रहा है कि सरकार का जो भी स्टेट है या जो भी राजा है, उसका पूरा अधिकार होता है उसकी प्रजा के प्रोड्यूस पे। जो भी वो उपज करता है, फसल होती है, उसके एक हिस्सा स्टेट के पास जाता है। मैं यहाँ जब भी स्टेट बोलूंगी तो आप समझेंगे राजा, एम्परर या कोई भी केंद्र सरकार जो उस टाइम पे थी। तो पहले के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे केंद्र सरकार क्या होती थी? राजा ही होता था। What was disputed and had to be determined periodically was the fixing of the share of each. लेकिन जो भी डिस्प्यूट होता था या कोई भी जो बात आती थी बहसबाजी की, वो यही आती थी कि हम कितना शेयर आपको दें, तो वो पीरियोडिकली फिक्स किया जाता था। और ये बात तो हम और आप अच्छे से जानते हैं कि मर्जी किसकी चलेगी? राजा की चलती थी। In ancient times, the state share was defined by lawgivers as 1/12, 1/8 or even 1/4. पुराने टाइम पे जो स्टेट ने शेयर फिक्स किया था वो 1/12 या 1/8 या 1/4 इतना हिस्सा किया था। हाउएवर कई जगह पे देखा गया कि 1/6 भी किया गया है। 14th सेंचुरी आई तो स्टेट ने लगभग आधा ही कर दिया, हिस्सा आधा ही कर दिया कि जो भी प्रोड्यूस होगी उसका आधा हिस्सा आपको हमें देना होगा। फिर आगे अकबर ने ये 1/3 किया। नाउ हम देखते हैं कि किस प्रकार के लैंड टेन्यूरियल सिस्टम्स थे उस टाइम पे। तो 3 प्रकार के थे मेजरली: जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड रैयतवाड़ी या रियायतवाड़ी सिस्टम, जो भी आप बोलना चाहें। तो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था? जमींदारी सिस्टम कहाँ से आए? जमींदारों से। जमींदार यानी जो जमीन के मालिक हैं, लैंड लॉर्ड्स हैं, वहां से सिस्टम आया। इसमें क्या होता था कि जमींदार एक बिचौलिया जैसे इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते थे स्टेट और जो किसान होते थे उनके बीच में, और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती थी टैक्स कलेक्शन की। ब्रिटिश के टाइम पे भी जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा था और इसमें गरीब किसानों का काफी शोषण होता था। सेकंड है महलवारी सिस्टम। तो ये एक मॉडिफाइड वर्जन था जमींदारी सिस्टम का ही। यहाँ पर क्या होता था कि महल क्या है? महल होते हैं ना, महल। तो वही एक महल को, जो एक किसी की प्रॉपर्टी है, एक पूरे गांव का एक कोई मुखिया बना दिया जाता था या कोई भी हेड बना दिया जाता था या कह लो कोई जमींदार बना दिया जाता था, और वो पूरे एक गांव के लिए, मतलब ये कुछ जमींदारी सिस्टम जैसा ही है, तो वो एक पूरे गांव के लिए जवाबदार होता था कि कैसे वो उसे रेवेन्यू पे करना है, टाइम टू टाइम रिकॉर्ड बनाना है। पूरे रिकॉर्ड लिखे जाते थे ना, किससे हम कितना शेयर ले रहे हैं, किसने दिया किसने नहीं दिया, या जो भी बातें होती थी। तो ये महलवारी सिस्टम था। कुछ खास अंतर नहीं है जमींदारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम के अंदर, बहुत कुछ ये सेम ही है। बस ये समझिए कि जमींदारी सिस्टम का एक मॉडिफाइड वर्जन है महलवारी सिस्टम, जिसमें पूरे एक गांव का जो एक क्या होता था, जमींदार हेड होता था, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करने में जिम्मेदार रहता था।
नेक्स्ट फिर आता है रैयतवाड़ी सिस्टम, जो कि हमें प्रिवलेंटली देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में। कहाँ पे देखो, पंजाब में देखने को मिलता था, अवध में देखने को मिलता था, एंड आगरा में भी देखने को मिला है। इसमें रैयत क्या होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, किसान जो होते थे वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते थे रेवेन्यू को देने के लिए। यहाँ पर अब कोई भी जमींदार नहीं है, मतलब ये जो बीच का आदमी था ये गायब हो गए यहाँ पर, और जो भी शेयर फिक्स किया जाएगा 1/3 1/4 या 1/8 1/12 जितना भी, वो पीजेंट्स रैयत देते थे, एनुअल पेमेंट उसकी करते थे जो भी तय किया गया है। यहाँ पर से अब हमने रैयतवाड़ी सिस्टम में जो भी जमींदार था उसको बीच में से हटा दिया है। रिफॉर्म्स देख लेते हैं। अकबर के टाइम पे बहुत सारे रेवेन्यू रिफॉर्म्स लेके आए थे, और राजा तोदरमल को बनाया गया था दीवाने अशरफ। ये राजा तोदरमल वही हैं जो अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। बहुत सारे स्टैंडर्ड सिस्टम लेके आए थे रेवेन्यू कलेक्शन के, जिसके अंदर था सर्वे करना ज़मीन का, मेजरमेंट करना, क्लासिफिकेशन करना ज़मीन का, और फिक्स करना रेट्स को। Hence, the overall success or failure of administration system at the advent of British rule historically contests the revenue system depend on the king and the quality and the nature of the centralized administration. तो जब तक ब्रिटिशर्स आए, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ना, वो ओवरऑल उसकी सक्सेस हुई या फेलियर हुई तो इसी बात पे डिपेंड करता था कि रेवेन्यू सिस्टम कितना अच्छा है, और जो राजा चला रहा है वो कितना उसके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबल है वो ऑर्गेनाइज करने को, अपनी पूरी प्रजा को, अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुगल्स के टाइम पे जो ये सरकार होती थी, मतलब उनकी ये बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होती थी और पर्सनलाइज्ड होती थी। तो अगर राजा अच्छा है तो अच्छे से चलता है, अदरवाइज हमने देखा 18वीं सेंचुरी के बाद किस प्रकार से मुगल एम्पायर गिरने लगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद के जो रूलर्स आए, औरंगजेब के बाद के जो रूलर्स आने लगे, वो कैपेबल नहीं थे, उनके डिसीजंस अच्छे नहीं थे, और रिजल्ट क्या हुआ, मुगल्स का पतन हुआ।